तो क्लास 11th वालों, जैसा कि अपन ने इंग्लिश में मचाया था ना, इसी प्रकार हमें पॉलिटिकल यानी कि अपनी राजनीति में ना एकदम से बहुत अच्छा करके आना है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न, जो कि आपके 2 अंकीय, 3 अंकीय व 4 अंकीय सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। जी हाँ, और ये पूरे प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, इस वीडियो में ना टॉप टॉप अपन ना एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इजीली, आप अच्छी तरीके से समझ करके इनको एग्जाम में लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, और ये टॉप इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। एक बात आप गांठ बांध करके रखो, ये सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल पूरे पढ़ करके जाना है। ठीक है, देखो सभी लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम बाकी हैं और हम हर एक एग्जाम की तैयारी करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों की जो है, आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा इस पर रहता है उसी प्रकार से मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो 2 अंकीय प्रश्नोत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लाइक कर दो यार। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 अंकीय में, केंद्रीय मंत्री परिषद की कोई 2 शक्तियां लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। केंद्रीय मंत्री परिषद की 2 शक्तियां हैं, नीतियों का निर्धारण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो पॉइंट वाइज अगर याद करोगे ना दादा तो याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, नीतियों का निर्धारण बोले तो राष्ट्र की घरेलू और विदेशी नीति का निश्चय करना। ठीक है, व्यवहार में संघीय सरकार की शक्तियों का संचालन करना, है ना। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण बोलते हैं संघीय शक्तियां की संघीय जो शक्तियां हैं जो व्यवहार के अंतर्गत, उनका क्या नियंत्रण करना, उन पर शक्तियों का संचालन करना जो कि कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 2 कार्य याद रखना, नीतियों का निर्धारण और कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगला कह रहा है कि समाजवादी राज्य से क्या आशय है। अब देखो तुम क्या बोलोगे भाई कि इतने छोटे छोटे आंसर बता रहे हो, ये एग्जाम में बताएंगे लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे क्या। देखो यार ऐसा है, अगर तुम यहाँ पर इस छोटे से को समझ गए ना तो वहां पर तुम बड़ा लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इतना बड़ा कच्चा चिट्ठा लखा करके लग जाऊँ समझाने तो वीडियो लंबा होगा और तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आएगा यार कि मैं इसमें इतने बड़े में क्या पढ़ूँ। ठीक है, तो अपन को ना छोटे छोटे शब्दों में अगर समझ करके हम वहां पर अच्छा कर सकते हैं तो यही ज़्यादा बेटर है, इसलिए थोड़े थोड़े समझ करके अच्छा करके आ सकते हो। ठीक है, समाजवादी राज्य से क्या आशा है भाई, वह राज्य जिसकी व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होती है समाजवादी राज्य कहलाता है। ठीक है भाई, समाज से समतावादी याद रखेगा। ठीक है, कह रहा है कि व्यवस्था जिसकी समतावादी ढांचे पर आधारित हो वह समाजवादी राज्य है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वयस्क होने पर कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित क्यों हो सकते हैं। ठीक है, मतलब वयस्क हैं, वो 18+ हैं, फिर भी वो यहाँ पे मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। कैसे भाई, यदि व्यक्ति पागल या दिवालिया हो, देशद्रोह के जुर्म में दोषी हो या विदेशी नागरिक हो। ठीक है, अरे भाई ये तो कॉमन सी प्रॉब्लम है। मतलब वैसे तो भारत का नागरिक 18+ है तो उसको वोट देना ही होगा, लेकिन अगर व्यक्ति पागल या दिवालिया हो गया तो ऐसी स्थिति में वह देशद्रोह के जुर्म में यहाँ पे हो सकता है कि उसको ना दिया जाए। ठीक है, और विदेशी नागरिक तो बिल्कुल दे ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन होंगी जिसमें वो मताधिकार देने से वंचित हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कार्यपालिका का अर्थ लिखिए भाई। तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। ठीक है, क्या करता है, जनता की इच्छाओं को एकदम से लागू करने का और जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठाने का काम करता है, वो शासन का अंग ही कार्यपालिका कहलाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कहता है कि विधायिका से क्या तात्पर्य है, यानी कि विधानमंडल, तो वह संगठन या वह पालिका या वह यहाँ पे मंडल जिसे कानून बनाने, बदलने या हटाने का अधिकार होता है वह विधायिका कहलाता है। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या है भाई, हमारा जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करने का काम करता है। ठीक है, और कानून बनाने, कानून को बदलने और कानून को हटाने का काम यहाँ पे विधायिका करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, किसको है अधिकार कानून बनाने हटाने का। ठीक है, तो विधायिका। ठीक है, कहता है कि पारस्परिक निषेध क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कह रहा है कि इसका अर्थ है कि धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। ठीक है, मतलब धर्म और राजनीति एक दूसरे से क्या है, दूर रहेंगे। ठीक है, यही पारस्परिक निषेध है, याद रखिएगा। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग का क्या सुझाव था। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति के नियुक्ति के बारे में अगर बात करें तो सरकारी आयोग जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की सलाह ली जानी चाहिए, है ना। तो जिस भी राज्य में अगर राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उसका जो संबंधित मुख्यमंत्री है, ठीक है, राज्य का, उसी से उस मुख्यमंत्री से सलाह ली जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे इनका सरकारी आयोग का कहना यहाँ पे सुझाव था। कह रहा है कि आर्थिक समानता के 2 उपाय लिखिए। सभी को रोजगार के समान अवसर मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। भाई समानता का अर्थ क्या है भाई, समान अवसर समान वेतन। भाई समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है।
शासन की शक्तियाँ जो कि 3 होती हैं प्रमुखतया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अलग अलग हाथों में होनी चाहिए ताकि ये भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकें। बिल्कुल क्लियरिटी है भाई ये तो, ठीक है। शक्ति पृथक्करण मतलब शक्ति पृथक्करण, पृथक मतलब अलग अलग, है ना, तो यहाँ पे समझ गए आप। और विधायिका में लोगों को शक्तियाँ होती हैं कानून बनाने की, हटाने की, कार्यपालिका में शक्तियाँ होती हैं, न्यायपालिका में शक्तियाँ होती हैं न्याय वगैरह करने की, ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण ही यहाँ पे यही सिद्धांत है कि ये जो है अलग अलग हाथों में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वे एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना कर सकें। कह रहा है कि राज्यसभा की 2 शक्तियां लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को देना, ठीक है, ये राज्यसभा का एक कार्य है, ठीक है। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने का अधिकार संघ सरकार को प्रदान करना, ठीक है। तो देखो राज्य सूची के सीधे विषय को, ठीक है, राज्य सूची का कोई विषय हो उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को दे देना, सीधा यहाँ पर राज्यसभा की शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखो भाई, तो सदन के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, ठीक है। कह रहा है कि सदन की कार्यवाही का संचालन करना और यह तय करना कि कोई प्रस्ताव रखने योग्य है या नहीं, ठीक है। तो सदन की कार्यवाही का संचालन और उनको जो सदस्य हैं यहाँ पे, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद वगैरह, उनको क्या करना, अनुमति देना यहाँ पे भाषण देने की। कह रहे कि शून्यकाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है शून्यकाल। तो देखो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद एक समय शून्यकाल कहलाता है। इसमें सांसद बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं, मतलब यहाँ पे कैजुअली वो कुछ भी यहाँ पे सवाल ऐसे कर सकते हैं जो कि यहाँ पे कुछ मुद्दे हो सकते हैं मेनली, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसमें ये नहीं रहेगा शून्यकाल में, मतलब पहले अगर यहाँ पे प्रश्नकाल की बात करें तो उसमें कुछ मेनली टॉपिक हो सकते हैं कि इनके अंतर्गत बात हो रही है आज, ठीक है। शून्यकाल में यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो सार्वजनिक महत्व के कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं जो कि यहाँ पे सबके लिए महत्व रखते हैं और हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 2 अंकीय क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलरिज्म क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसका अर्थ है कि राज्य का कोई भी अपना विशेष धर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे धर्म को लेकर के राजनीति नहीं की जाएगी। राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करता, ठीक है। मतलब धर्म के आधार पर ना तो वोट मांगे जाएंगे, ना पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी और नागरिकों का सभी धर्मों का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे संविधान में है। सेक्युलरिज्म इसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कह रहा है मतदाता पहचान पत्र का क्या महत्व है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यह फर्जी मतदान को रोकने में सहायक है और यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा वोट ना डाल सके। तो पहचान पत्र का काम ही क्या है भाई, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये यहाँ पे एक व्यक्ति की पहचान है और ये इसके आधार पर केवल वही व्यक्ति इसका यहाँ पे फायदा उठा सकता है या फिर इसके आधार पर वही इससे वोट डाल सकता है या फिर अपनी पहचान के लिए उसे सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में 2 अंतर लिखिए। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है और साधारण विधेयक जो है किसी भी सदन में पेश होता है, ठीक है। तो धन विधेयक कहाँ पे होगा भाई, लोकसभा में पेश होगा, ये चीज़ याद रखना। धन विधेयक को केवल मंत्री पेश करता है, साधारण विधेयक को कोई भी पेश कर सकता है, मतलब कोई अन्य सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नौकरशाही के 2 दोष लिखिए भाई। तो जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करना, अधिकारियों की श्रेष्ठता की भावना और लाल फीताशाही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ हो सकती हैं, ऐसे नौकरशाही के जो दोष हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जनसाधारण की जो मांगे हैं, ठीक है, उनकी कुछ यहाँ पे मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनकी क्या है उपेक्षा करना एक तरीके से इसका दोष है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं इसको। और आगे हम बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ से आपके 3 अंकीय प्रश्न आ जाते हैं, 3 अंकीय क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कैसे करती है। तो यह न्यायपालिका को अधिकार देती है कि वह समाज के उन वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करे जो न्यायालय नहीं पहुँच सकते, ठीक है। तो यही है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। इसमें ना ऐसी एक्टिविटी बनी रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समाज के कुछ ऐसे वर्ग होंगे, उनके लिए क्या करेगी, न्याय सुनिश्चित करेगी कि जो स्वयं न्यायालय नहीं पहुंच पा रहे हैं उन वर्गों के लिए यहाँ पे एक तरीके से ये यहाँ पे न्यायपालिका इनको अधिकार देती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इनकी बनी रहती है जिससे ऐसे वर्ग जो कि यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं भाई न्यायालय, ठीक है, तो उनके अधिकारों को एकदम से एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। कह रही है कौटिल्य के अनुसार राजा के प्रमुख कार्य क्या हैं, और कह रहा है कि कार्यपालिका का कार्य तो कि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना, शांति बनाए रखना, ठीक है, ये राजा के कार्य हैं भाई।
न्यायिक कार्य जो कि दंड व्यवस्था का संचालन करना, ठीक है। सैनिक कार्य में कहें तो सेना का परिनिरीक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये कुछ कार्य हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो शांति बनाए रखना, याद रखना, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना, दंड व्यवस्था का संचालन करना और यहाँ पे सुरक्षा सुनिश्चित करना मेन वर्क यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कौटिल्य के अनुसार राजा के, ठीक है। कह रहा है कि ग्राम पंचायत की आय के प्रमुख साधन क्या हैं, तो घरों, मिलों और बाजारों पर लगने वाला कर हो गया, ठीक है ना। इन पर जो कर लगेगा वो यहाँ पे इनकी आय का साधन हो जाएगा ग्राम पंचायत का। राज्य व केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि हो गई, ठीक है। गांव के विकास हेतु प्राप्त दान राशि हो गई, ठीक है। आदि तो इनसे निपटाई ली जाती है, ठीक है। फिर अब जो बची खुची हो गई वही आय का साधन है। मतलब पढ़ने के लिए तो है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में होता है वो हमें उससे लेना देना है नहीं। अपन को भाई एग्जाम में फिलहाल तो लिखना है, अब देखेंगे फिर आगे जो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो यहाँ पे घर, मेले और बाजार वगैरह हो गए, इन पर लगेगा जो कर, तो वो एक आय का साधन हो जाता है, ठीक है। और सरकार से जो राशि प्राप्त हुई अनुदान, ठीक है, उस वो एक आय का साधन है। और जो कुछ यहाँ पे गांव के विकास के लिए राशि मिली वो हो जाता है। कह रहा है बंधुआ मजदूरी सरकार समाज के विकास में कैसे बाधक है, ठीक है। बंधुआ मजदूरी तो यह व्यक्ति के विकास के अवसर छीन लेती है, बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, जिससे सामाजिक प्रगति रुक जाती है। सीधी बात है यार, जब मजदूरी में लोग यहाँ पे लग जाएंगे तो भाई वो समाज के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है कि वो यहाँ पे मजदूरी करेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग्स का काम करेंगे, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, तो भाई वो यहाँ पे समाज के उत्थान के लिए सही नहीं है ना। क्योंकि अगर सभी लोग यहाँ पे अगर वो मजदूरी में लग जाएंगे, है ना, एकदम से अगर बंधुआ मजदूरी है तो उनसे जो विकास के अवसर ना छीन लेगी, ठीक है। तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी और एक तरीके से वो व्यक्ति जो है, उनके बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और वे समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। इससे पीढ़ियाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे उनकी प्रगति रुक जाएगी। कहता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, सो वेद, महाभारत और अर्थशास्त्र। प्राचीन भारतीय राजनीतिक की बात कर रहा है, ठीक है। और इसके आधार पर यहाँ पे कुछ बात करें, यहाँ पे वेदों में क्या भाई, राजनीति के बारे में, तो प्राचीन जो है आर्य संस्कृति की जानकारी देते थे, ठीक है। वेद प्राचीन आर्य संस्कृति के बारे में, यहाँ पे कैसे राजनीति हुआ करती थी। महाभारत में इसके शांति पर्व में राजनीति का वर्णन है बहुत बेहतरीन तरीके से। अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य द्वारा रचित यह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि राजनीति वहाँ पे बताई गई है काफ़ी कुछ यहाँ पे, ठीक है। राजनीति यहाँ पे अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समता के अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार दिए जाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इस विधि के समक्ष समानता। अब भाई समता के अधिकार में ना समक्ष जो समानता का अधिकार होता है, जो कि कानून सबके लिए समान होता है, ठीक है। सरकारी पदों की प्राप्ति हेतु समान अवसर होंगे, अस्पृश्यता की समाप्ति होगी। तो समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे अधिकार हो सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे याद रखना। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समाप्ति, सरकारी पदों हेतु समान अवसर प्राप्त होना और विधि के समक्ष समानता प्राप्त होना, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अगला कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी महा इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसके बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार जो हैं अर्थहीन हैं। यह नागरिकों को अधिकार देता है कि यदि उनके अधिकारों का हनन हो तो वे सीधे न्यायपालिका की शरण ले सकें, ठीक है। यही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संविधान तरीके से आप अपने जो है अधिकारों का उपचार करवा सकते हैं, कहाँ पे, सीधे सीधे न्यायपालिका में, यहाँ पे अपनी गुहार लगा करके, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके लिए रिट जारी करता है, ठीक है। न्यायालय क्या करता है, रिट जारी करता है इसके लिए, फिर आप वहाँ पे अपनी जो है अपने कार्य को सुनिश्चित करवाती हैं। कह रहा है कि जिला पंचायत के कोई 3 कार्य लिखिए। भाई महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना और कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करना और ग्रामीण सड़कों, भवनों और कुटीर उद्योगों का रखरखाव करना। तो जिला पंचायत के स्तर पर आपके जो कार्य हो सकते हैं वो आप इसी के आधार पर लिखेंगे। देखो जिला पंचायत में होती क्या क्या चीज़ें भाई, देखो अब कृषि उत्पादन के क्षेत्र हो गए तो उनमें वृद्धि हेतु सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना, ठीक है। ग्रामीण सड़कें हो सकती हैं, भवन हो सकते हैं, कुटीर उद्योग, इनके लिए क्या करना है, रखरखाव, इनको प्रोत्साहन देना, ठीक है। जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना, ठीक है। तो जिले के अंतर्गत आप जो जो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कर लेंगे। कह रहे हैं कि अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं, तो पंचायती राज का गठन 2 स्तरीय होना और जिला परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष होना और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना। ये कुछ यहाँ पे कह सकते हैं जो कि अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें थीं कुछ ऐसे, ठीक है। तो जिला और मंडल स्तर क्या हो, 2 भागों में यहाँ पे बटे 2 स्तरीय हुए, ठीक है। पंचायती राज जिला और मंडल स्तर ये 2 भागों में यहाँ पे रहे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे इनकी समिति की प्रमुख सिफारिशें थी, कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है।
और क्या कह रहे थे कि जिला परिषद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भाई न्यायपालिका को भी स्वतंत्र होना आवश्यक है भाई, है ना। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की भूमिका कम होना। ठीक है। मतलब देखो वहां पे सीधा है भाई बात कि संसद की भूमिका इसलिए कम होना क्योंकि संसद में होते हैं सांसद, नेता लोग। अब नेता लोग तो अपनी नेतागिरी कहीं छोड़ते नहीं है। ठीक है। वो न्यायाधीश को भी अपने मन का चुनेंगे। ठीक है। तो ये तो हो ही रहा है वैसे, लेकिन ये यहाँ पे इसके अंतर्गत यहाँ पे संविधान में प्रावधान है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद और संसदों के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। कार्यकाल की सुरक्षा करना, तो हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है ना। ऐसे यूं ही कोई न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है। और पर्याप्त वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध करना। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और इतनी वेतन दी जाती है भाई को न्यायाधीश खुश हो जाते हैं ना, और उन्हें इस तरीके से ये ज़रूरत नहीं पड़ती भाई, है ना। तो ये सारी सुविधाएं सुनिश्चित हैं। ठीक है। इनकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, और सेवानिवृत्ति के बाद उन पर वकालत पर प्रतिबंध, भाई अब आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं। यह नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों पर तर्क संगत ढंग से सोचने, घटनाओं को सही जांच करने और भविष्य में राजनेता, वकील या पत्रकार जैसे पेशों के लिए तैयार होने में मदद करता है। तो सीधी बात है यार, आप लोग ये पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कुछ तो यहाँ से इससे उद्देश्य आपका होगा कि हाँ हमने राजनीति ली है तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे हमारा क्या आगे बेनिफिट होगा, क्या उद्देश्य आपका है इसके लिए। सो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखिए कि यहाँ पे तर्कसंगत तरीके से सोचने, घटनाओं का सही जांच करने और भविष्य में राजनेता, वकील या पत्रकार जैसे पेशों के लिए हमें तैयार होने में मदद करता है। इसी प्रकार से उद्देश्य कह सकते हो। लास्ट 3 अंक के क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिया गया है कि मौलिक अधिकार सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्या ना करें। ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है इसमें, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है। ये यहाँ पे संबंध हो सकता है। ठीक है। और जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को प्रेरणा देते हैं कि क्या करना है एक तरीके से। ठीक है। तो इसमें ये प्रतिबंध लगाते हैं कि क्या नहीं करना है तुमको। ठीक है। तो इन चीज़ों जिन जिन चीज़ों पर प्रतिबंध होता है वो यहाँ पे हमें पता होता है कि हाँ ये नहीं करना है, और उसमें क्या क्या करना होता है, उसमें ये तत्व सरकार को प्रेरणा देने का काम करते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के कल्याण के लिए होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए रखना। आगे चलते हैं हम, 4 अंकीय क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा सभी लोग वीडियो को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई देखो, प्राकृतिक और नागरिक स्वतंत्रता, देखो यह मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है, इस पर समाज का अंकुश नहीं होता है। देखो प्राकृतिक भाई, वो तो प्राकृत माना प्राकृतिक, ठीक है। तो कहाँ से होती है, जन्म से प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो यह राज्य द्वारा प्रदान की जाती है, इस पर राज्य का अंकुश होता है, राज्य ही इसकी रक्षा कर सकता है। ठीक है। और प्राकृतिक स्वतंत्रता की रक्षा यहाँ पर समाज करता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह रहे हैं कि नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के 4 तरीके लिखिए भाई, प्राप्त करने और समाप्त होने के। ठीक है। तो ऐसे क्या काम आपको करने होंगे कि आपको नागरिकता मिल जाए, या फिर ऐसे क्या आप यहाँ पे कर्मकांड करोगे कि आपकी नागरिकता समाप्त हो जाए। ठीक है। देखो भाई, अगर नागरिकता चाहिए है तो आपको यहाँ पे जन्म द्वारा मिल सकती है कि आपने उसी जगह जन्म लिया। ठीक है। तो आपको मिल गई नागरिकता। ठीक है। और वंश परंपरा द्वारा हो सकता है, विवाह द्वारा हो सकता है, और निश्चित निवास या द्वारा हो सकती है। मतलब निश्चित निवास, आप अन्य अगर देश में जाकर के भी रहने लगते हैं, कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि इतने दिन आप यहाँ पे रहते हैं रेगुलरली, सो आपकी यहाँ पे नागरिकता यहाँ पे सुनिश्चित कर दी जाएगी। ठीक है। समाप्ति के कुछ तरीके होते हैं यहाँ पे, स्वेच्छा से त्याग कर देना। भाई कुछ लोग यहाँ पे छोड़ ही देते हैं भाई कि मुझे नहीं इस देश का ये वो। ठीक है। तो समझ जाओ। ठीक है। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर आपकी यहाँ पे एक जगह की समाप्त हो सकती है। लंबे समय तक देश से बाहर रहोगे तो भी यहाँ से आपका बेदखल कर दिए जाओगे। देशद्रोही सिद्ध होने पर, ये तो सबसे मेन मुद्दा है ही भाई। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, समाप्त और प्राप्ति के तरीके। भाई कह रहे हैं कि राज्य के अनिवार्य 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, यही राज्य के अनिवार्य 4 तत्व हैं। इनके वर्णन में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी, थोड़ा अच्छा तरीके से लिखना। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। कह रहे हैं निश्चित भूभाग, राज्य का एक भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जनसंख्या यानी कि वहाँ से निवास करने वाले जो लोग होने वो होने चाहिए भाई, है ना। निवास करने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है। राज्य के लिए यही तो चीज़ें चाहिए भाई, एक तो उन्हें जगह चाहिए। ठीक है। अब जगह चाहिए तो भाई उसमें लोग भी तो हों, है ना। तो ये राज्य है। फिर सरकार, शासन चलाने के लिए एक संस्था भी तो होनी चाहिए यार, वो तो चाहिए ही चाहिए। संप्रभुता, राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। राज्य अपने निर्णय वगैरह लेने में क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कह रहा है कि कानूनी समानता होनी चाहिए, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होना चाहिए। ठीक है।
और सामाजिक समानता होनी चाहिए। देखो, कानूनी समानता, सामाजिक समानता, असमानता का अंत होना चाहिए, यानी कि जो है अस्पृश्यता की भावना, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन यानी कि विनाश होना चाहिए छुआछूत का, ठीक है। और कह रहा है कि सामाजिक समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि सामाजिक तरीके से समानता होनी चाहिए। अवसर की समानता होनी चाहिए, बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर पद मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीजें यहाँ पे सामाजिक न्याय की प्रमुख विशेषताएं, इनको डिटेल में लिखना, बढ़िया हेडिंग्स बना करके, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में आप समझ गए कि किसके अंतर्गत क्या है, तो फिर तो आप थोड़ा यार बना करके लिखना होता है, बिकॉज सोशल साइंस में हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो भाई प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप हेडिंग बना करके इसमें लिख सकते हैं जो है जब चुनाव होते हैं राज्य में, तो प्रतिनिधि को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है, जिसमें वह चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपना शासक चुन सकता है। बस इतने में 2 लाइन भर जाएगी, बस होगी हेडिंग एक। सेकंड कह रहा है स्वतंत्र चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, तो नागरिक को बिल्कुल से लड़ने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वह स्वयं भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। सार्वजनिक पद ग्रहण करने की योग्यता, भाई अगर ऐसे चुनाव हो रहा है या फिर कोई भी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे उसको पद दिया जा रहा है, तो उसको भी उसको स्वतंत्रता होती है, ठीक है। सार्वजनिक विषयों पर सूचना पाने का अधिकार, ठीक है, आरटीआई भाई सभी के लिए है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो किसी भी विषय की यहाँ पे आपको यहाँ पे सूचना पाने का अधिकार आपका यहाँ पे एक तरीके से अधिकार होता है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे याद रखना, ठीक है। स्वतंत्रता में होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला कह रहा है न्याय के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए भाई। तो न्याय के जो सिद्धांत हो सकते हैं, तो समकक्षों के समान व्यवहार, समानुपातिक न्याय और विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। इसमें देखो आप देखते हैं भाई, न्याय के प्रमुख सिद्धांत, ठीक है, समकक्षों के समान व्यवहार, एक ही पद या श्रेणी के लोगों के साथ समान व्यवहार, यहाँ पे समकक्षों के साथ व्यवहार है, समान व्यवहार, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग आता है। समानुपातिक न्याय बोले तो योग्यता के अनुसार पुरस्कार यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, दिया जाना चाहिए, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार कहता है। और उधर योग्यता है तो भाई एक तरीके समान तरीके से सभी को न्याय मिलना चाहिए इसमें, ठीक है। योग्यता है तो सभी को न्याय मिलना चाहिए इसमें, सभी को पुरस्कार मिलना चाहिए जिसमें योग्यता है। विशेष जरूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए, जैसे विकलांग है, असहायों को विशेष सहायता भी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो विशेष जरूरतें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि नागरिक और विदेशी में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है भाई। नागरिक और विदेशी नागरिक, ठीक है। तो देखो, नागरिक को मतदान का अधिकार और राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है, यानी कि नागरिकता प्रदान होती है, प्राप्त होती है, जबकि विदेशी को ये सब नहीं होता है। नागरिक अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों के लिए बाध्य होता है, ठीक है भाई। नागरिक व्यक्ति जो होता है ना, जो किसी देश का नागरिक होगा, वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को बड़ी अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, उनके लिए बाध्य होगा, उसको करना ही होगा। जबकि विदेशी केवल कानूनों का पालन करता है, केवल जो बिल्कुल बहुत ऐसे कानून हैं जो कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनको यहाँ पे वो फॉलो करेगा, ठीक है। कहता है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों आवश्यक है भाई, ये क्या चीज़ है, देखते हैं कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, और टकराव और हिंसा को रोकने के लिए, और कमजोर और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक है, ठीक है। तो देखो, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक तो टकराव और हिंसा को रोकने के लिए, समाज और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। और बिना प्रतिबंधों में की राजा फैल सकती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध आवश्यक है, ठीक है। कह रहा है कि नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के 4 तरीके लिखे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्वेश्चन, ठीक है, वंश द्वारा, जन्म द्वारा, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि राष्ट्रवाद की प्रमुख सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो छोटे समूहों द्वारा पृथक राज्य की सीमा की मांग से विकास करना, जातीय या भाषाई श्रेष्ठता की भावना से तानाशाही बढ़ना, और व्यक्तिगत हितों के कारण राष्ट्रीय भावना का कम होना, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ राष्ट्रवाद की सीमाएं हो सकती हैं, तो ये याद कर सकते हो। अगला कह रहा है कि सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशा है, क्या वे स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। तो सामाजिक प्रतिबंध ये वे नियम हैं जो कानून या रीति रिवाजों द्वारा लगाए जाते हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे। हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि इनके बिना स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी और अराजकता फैल जाएगी, ठीक है। तो ये आवश्यक यहाँ पे कुछ नियम होते हैं जो कि सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, और ये रीति रिवाजों द्वारा यहाँ पे लगाए गए होते हैं, जो कि शांति बनी रहे समाज में, भाई सब कुछ बरोबरी तरीके से चलता रहे, ठीक ठाक, ठीक है। कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ क्या हैं, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा देंगे वो। देखो भाई, राष्ट्रपति युद्ध या विद्रोह की स्थिति में पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकता है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। देखो, यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार ना चल रही हो तो वहाँ शासन अपने हाथों में लेना राष्ट्रपति का काम होता है, शक्ति होती है राष्ट्रपति के साथ, ठीक है। कोई सरकार, राज्य सरकार आनाकानी कर रही है तो वहाँ पर राज्य सरकार की जगह राष्ट्रपति शासन चल सकता है, ये यहाँ पे प्रावधान है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो स्वतंत्रता एक प्राकृतिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, नागरिक हो सकती है, और कौन सी, तो एक राजनीतिक हो सकती है, ठीक है। देखो, प्राकृतिक क्या होती है, जो कि बंधन मुक्त अवस्था में होती है, भाई एक तरीके से हम स्वतंत्र हैं, एक्चुअल में हैं तो हैं। कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता निजी कार्यों में स्वायत्त हो सकता है, ठीक है। आपकी मतलब कोई भी आपका
कोई भी प्राइवेट काम हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो आपकी वो एक स्वतंत्रता होती है व्यक्तिगत, है ना। कह रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता, समाज में रहने वाली नाते मिलने वाले अधिकार जो है नागरिक स्वतंत्रता के अंदर, मतलब ये सभी को मिलते हैं, सभी नागरिकों के, समाज के जो लोग होते हैं उनको, तो वो मिलने वाले अधिकारों के अंदर का स्वतंत्रता, वो भी राजनीतिक यानी कि चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कह रहा है। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर लिखिए। तो नकारात्मक और सकारात्मक देख लो भाई, इसका अर्थ है कि प्रतिबंधों का अभाव, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, और सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है सुविधाओं की उपस्थिति, ठीक है। तो ये इसमें अंतर भी याद कर सकते हो। यह मानती है कि कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि उचित कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक तो एक तरीके से सही होगा, तो आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, सुविधाओं की उपस्थिति इसमें होती है, इसमें प्रतिबंधों का अभाव होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगला कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, इस पर प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कह रहा है कि हाँ, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है भाषण, लेखन या अन्य माध्यमों से अपने विचार प्रकट करना, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोली तो अपने अपने जो विचार हैं उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता होती है अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग। हाँ, कह रहा है कि हाँ, समुचित प्रतिबंध आवश्यक है ताकि देश की एकता, शांति और व्यवस्था बनी रहे, ताकि लोग अपने यहाँ पे अपने विचार प्रकट कर सकें। बिना प्रतिबंध के अराजकता जो है फैल सकती है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है। कह रहा है कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं लिखिए भाई। तो अशिक्षा, निर्धनता और सांप्रदायिकता, ठीक है। एक तरीके से इस समाज में कटुता पैदा करती है सांप्रदायिकता, शांति नष्ट करती है, जो कि भारत में भाई यही तो चल रहा है। कह रहा है कि निर्धनता, गरीब व्यक्ति केवल अपनी बुनियादी जरूरतों में उलझा रहता है, ठीक है। तो निर्धनता भी यहाँ पे क्या हो जाती है भाई, ये विकास को यहाँ पे क्या करती है, एक तरीके से रोकती है, और आदर्श नागरिक बनने से भी यहाँ पे एक तरीके से बाधा बनती है, ठीक है। और अशिक्षा, ज्ञान नहीं होगा तो भाई सही सही निर्णय नहीं होगा, कुछ यहाँ पे एक तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये खतरनाक है, ठीक है। तो ये कुछ बाधाएं यहाँ पे हैं। इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 2 3 4 अंक की, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, और अगर आप लोग यहाँ पे कुछ डिमांड होगी आपकी कि ऑब्जेक्टिव से भी कंप्लीट करवा दूँ पूरी बुक के, तो आप लोग बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन क्वेश्चन को रेडी करके जाओ, अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।